हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल सिविल क्रैकर। देखिए, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म को बहुत ही बेहतर ढंग से समझा था। देखिए, एक बात हम आपको और भी बता देना चाहते हैं कि ये जो बौद्ध धर्म का टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने इसके वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब देखिए, हम आते हैं आज के टॉपिक पे। जो हमारा आज का टॉपिक है वह है भाई मगध साम्राज्य का उदय। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि भाई ये मगध है क्या। तो देखिए, जो 600 BC के आसपास का समय है, मतलब 600 ईसा पूर्व के समय, उस टाइम में क्या था कि भाई 16 महाजनपद का शासनकाल था। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद का शासनकाल था। कब था? 600 BC के आसपास। अच्छा, अब आप एक बात हमें और भी बताइए कि ये 16 महाजनपद का शासनकाल था, इस चीज़ का पता हमें लगता कैसे है कि भाई इस समय में 16 महाजनपद थे? तो कोई देखा तो है नहीं, कैसे पता चलता है? तो देखिए, दो ग्रंथों से पता चलता है। एक ग्रंथ है कौन सा भाई? बौद्ध धर्म का। दूसरा है जैन धर्म का। जो ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है अंगुत्तर निकाय। और ये जो जैन धर्म का ग्रंथ है, इसका भाई क्या नाम है? इसका नाम है भगवती सूत्र। देखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि भाई 16 महाजनपद का शासनकाल, इस बात का पता हमें कैसे चलता है? तो अंगुत्तर निकाय से और भगवती सूत्र से। अच्छा, ये भी पूछता है एग्जाम में कि भाई भगवती सूत्र जो है, इसका संबंध किस धर्म से है? दे देगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म दे देगा, ब्राह्मण धर्म दे देगा। तो लगाना क्या भाई? भगवती सूत्र का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। अब देखिए देखिए, एक बात और भी है कि ये जो मगध है, 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद कौन था? मगध। और मगध पे जो सबसे प्राचीन राजवंश की स्थापना किसने की थी? बृहद्रथ ने की थी। और जो बृहद्रथ है, इसका एक पुत्र था, उसका क्या नाम था भाई? उसका नाम था जरासंध। देखिए, जरासंध जो था, यह बहुत ही पराक्रमी शासक था और इसने बहुत से राजाओं को हराया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की सहायता से भीम ने क्या किया? जरासंध का वध कर दिया, इसको पराजित किया और इसको मार डाले। अच्छा, अब इतनी सारी चीज़ों का पता हमें कहाँ से लगता है कि भाई जरासंध था, बृहद्रथ था? सबसे प्राचीन वंश का शासक कौन था भाई? बृहद्रथ था। तो इन सारी चीज़ों का पता हमें कहाँ से लगता है? तो देखिए, इन सारी चीज़ों का पता हमें लगता है कहाँ से भाई? महाभारत से लगता है और पुराण से लगता है। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद मगध पे आता है हर्यक वंश का शासनकाल। तो देखिए, जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, हर्यक वंश से स्टार्ट होता है। अच्छा, अब एक चीज़ हम और भी समझते हैं। देखिए, सबसे पहले कौन सा वंश आता है मगध पे? हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आता है भाई? शिशु नाग वंश आ जाता है। अच्छा, शिशु नाग वंश के बाद कौन सा वंश आ जाता है? इसके बाद आ जाता है भाई नंद वंश। और नंद वंश के बाद कौन सा? मौर्य वंश। अब मौर्य वंश के बाद कौन सा आता है? शुंग वंश। तो देखिए, इतनी सारी चीज़ें हैं, इसके बाद भी बहुत सारे आते हैं। हम लोग जैसे जैसे टॉपिक को आगे बढ़ेंगे वैसे आपको बताते चलेंगे। तो अब देखिए, हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? हर्यक वंश को पढ़ेंगे। लेकिन हर्यक वंश को पढ़ने के पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा मगध के बारे में समझते हैं कि भाई मगध है कहाँ पे। देखिए, ये क्या है? ये मगध है। तो देखिए, जो 16 महाजनपद थे, इसमें क्या होता है कि जितने भी महाजनपद थे, सब क्या करना चाहते थे भाई? सब चाहते थे कि भाई हमारे राज्य का विस्तार हो जाए धीरे धीरे। लेकिन इस होड़ में जो सबसे ऊपर उठता है वो कौन था? वो था मगध। अब मगध होड़ में ऊपर कैसे उठता है? तो देखिए, इसके कुछ कारण भी थे। क्या कारण थे भाई? आर्थिक कारण। सबसे पहला तो हम समझते हैं इसको कि देखिए, ये जो मगध है, ये है कहाँ पे? ये देखिए, गंगा और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में है यहाँ पे। तो यहाँ की मिट्टी है कैसी? यहाँ की मिट्टी है उपजाऊ। अच्छा, यहाँ पे कृषि कार्य बहुत बेहतर ढंग से होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, तो इन लोगों को खाने पीने की कोई समस्या होगी नहीं। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ से क्या जा रहा है? यहाँ से विंध्याचल पर्वत जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भाई कोई आक्रमणकारी इनके ऊपर आक्रमण थोड़ा कर सकता है। अब देखिए, यहाँ से गंगा नदी भी आ रही है। अच्छा, अब कोई नदी पार करके भी इनके ऊपर बहुत आक्रमण नहीं कर सकता है, इनको मौका मिल जाएगा। अच्छा, इनकी जो एक राजधानी थी, राजगीर, गिरिव्रज इसको भी बोलते हैं, यह पहाड़ियों के बीच में ही थी। अब देखिए, और देखिए यहाँ पे क्या है भाई? छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पे। अब जो छोटा नागपुर का पठार था, यहाँ पे लोहे की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है, अन्य बहुत सारे खनिज की मात्रा मिलती है। तो इनकी
आर्थिक स्थिति कैसी है, मजबूत होती चली जा रही है। अब देखिए एक चीज़ और भी है कि भाई यहाँ पे जो शासक हुए थे वे शासक भी काफ़ी योग्य होते चले गए। इस तरह इनकी ये वाली स्थिति भी, राजनीतिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। अब एक चीज़ और भी है कि भाई देखिए यहाँ पे जंगल भी बहुत सारे थे। तो जंगल जो थे तो होता क्या था कि यहाँ पे जो लोग रहते थे इनको लकड़ियाँ भी मिलती थी और फल फ्रूट भी मिलते थे। अच्छा, इसी जंगल में हाथी भी रहते थे। तो देखिए बहुत से युद्ध मगध इसलिए भी जीत गया क्योंकि इसके पास क्या थे, हाथी थे। तो देखिए यही सारे कारण थे कि भाई मगध जो है और जो महाजनपद थे उन सबसे इसकी स्थिति क्या थी, मजबूत थी। और इस यही कारण था कि भाई उन सबको ये पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। अब देखिए हम लोग समझते हैं किसको, हर्यक वंश के। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, पहला राजा कौन था, बिंबिसार था। अब देखिए थोड़ा सा हम और समझते हैं कि देखिए जब हर कोई राजा, हर कोई महाजनपद वाला क्या करना चाह रहा है, अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाह रहा है। तो देखिए बिंबिसार क्या करता है कि देखिए यहाँ पे है एक महाजनपद कौशल, यहाँ पे भाई क्या, वैशाली। यहाँ पे देखिए पंजाब का एरिया हम देख, ऊपर नहीं जा रहा, पंजाब के एरिया में क्या है, यहाँ मद्र। यहाँ पे है भाई अवंती, अवंती की राजधानी कौन थी, उज्जैन थी, इसी को क्या बोलते हैं, अवंतिका। और यहाँ पे है अंग, अंग की राजधानी कौन थी, चंपा। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा बातों को समझते हैं। तो ये जो भाई कौशल है, कौशल के राजा कौशल राज की पुत्री थी महाकोशला। बिंबिसार क्या करता है, महाकोशला से शादी कर लेता है। अब देखिए यहाँ पे जो है वैशाली, वैशाली में कौन थे भाई, लिच्छवी थे। तो जो लिच्छवी राजकुमारी थी इसका नाम था चेलना। जो चेटक था, चेटक की पुत्री थी कौन भाई, चेलना थी। चेलना से क्या करता बिंबिसार, शादी कर लेता। देखिए जब हम लोगों ने जैन धर्म को पढ़ा था उसमें एक बात हमने और भी समझा था क्या, कि जो चेटक की बहन थी उनका क्या नाम था, त्रिशला। और त्रिशला थी कौन, वे महावीर स्वामी की माता जी थी। तो यही लिच्छवी राजकुमारी कौन है, ये भाई चेलना। अच्छा एक चीज़ और भी है कि देखिए दुनिया का जो सबसे पहला गणतंत्र है वह कौन है, वह यही है, लिच्छवी। अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि भाई गणतंत्र किसको बोलते हैं। तो गणतंत्र का मतलब ये होता है कि भाई जो सबसे ऊंचा पोस्ट होता है ना, किसी भी राज्य का ऊंचा पद, इसको कोई भी नागरिक, कोई आम नागरिक भी प्राप्त कर ले, इसी को क्या बोलते हैं, गणतंत्र बोलते हैं। मतलब इस पद पर कोई भी पहुंच सकता है। तो देखिए उस समय बहुत बड़ी बात ये थी कि भाई यहाँ पर गणतंत्र था। अब देखिए यहाँ पे एक मद्र, मद्र कुल, यहाँ की राजकुमारी कौन थी, क्षेमा। बिंबिसार क्या करता है भाई, इनसे भी शादी कर लेता है। तो बिंबिसार ने कहाँ कहाँ शादी किया, कौशल नरेश की पुत्री महाकोशला से, लिच्छवी राजकुमारी चेलना से, और मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा से। इन 3 जगह बिंबिसार ने क्या कर लिया, शादी। तो देखिए अब यहाँ 3 जगह से इसके टेंशन क्या हो गए, खत्म हो गए। अब यहाँ पे देखिए अवंती है, अवंती से क्या होता था कि भाई मगध का संघर्ष जारी था। लेकिन कुछ समय के बाद ये दोनों समझ जाते हैं कि यार देखो लड़ाई झगड़े से कुछ होना है नहीं है, तो हम लोग सीधे मित्रता कर लेते हैं। अच्छा एक बार होता क्या है कि ये जो अवंती का राजा था प्रद्योत, चंड प्रद्योत इसका नाम था, इसकी तबीयत हो जाती है खराब और इस ये हो जाता है भाई पांडु रोग से पीड़ित। अब क्वेश्चन आता कि पांडु रोग क्या भाई, तो जो आज के टाइम में पीलिया है इसको उस टाइम बोलते थे पांडु रोग। तो ये जो प्रद्योत है ये क्या करता है भाई, बिंबिसार से बोलता कि यार आपके दरबार में एक वैद्य हैं जीवक। देखिए क्वेश्चन पूछता कि भाई जीवक, राज वैद्य जीवक का संबंध किसके शासनकाल से, तो हर्यक वंश से है, बिंबिसार के शासनकाल से। इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये चंड प्रद्योत कहता कि भाई जीवक को आप हमारे पास भेज दीजिए, थोड़ा हमारा इलाज कर दें। तो बिंबिसार क्या करता है, जीवक को भेजता किसके पास, चंड प्रद्योत के पास, अवंती के राजा के पास। अच्छा एक बात और भी है कि ये जो बिंबिसार है ये जीवक को गौतम बुद्ध की सेवा में भी भेजता है। देखिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ भेजता है, चंड प्रद्योत के पास भेजता है, अवंती के जो राजा थे, और गौतम बुद्ध की सेवा में भी भेजता है। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कि एक यहाँ पे और भी है महाजनपद अंग। तो अंग पे क्या होता है भाई कि अंग को क्या करता है, ये बिंबिसार जो था अपने में मिला ही लेता है इसको तो, और यहाँ का शासक किसको बना देता है, अजात शत्रु को। फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है भाई, अजात शत्रु जो है अपने पिता की हत्या कर देता है, मतलब बिंबिसार की हत्या करता है और खुद राजा बन जाता है। तो देखिए ये किस धर्म का था, बिंबिसार जो था ये बौद्ध धर्म को मानता था, और जो अजात शत्रु था स्टार्टिंग में तो ये जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में ये क्या किया, बाद में ये भी बौद्ध धर्म को मानने लगा। अच्छा देखिए जब ये शासन पे बैठता है, इसके शासन के 8वें वर्ष में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। तो इसने किया क्या था, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसने करवाया था, देखिए इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, कौन करवाया था भाई, अजातशत्रु ने करवा दिया था। कहाँ पे करवाया था,
राजगृह में करवाया था। तो देखिए फिर अजातशत्रु क्या करता है, देखिए यहाँ पे अवंती है, जब बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है तो फिर अवंती और अजातशत्रु के बीच में क्या है, तनी तना स्टार्ट हो जाता है। अजातशत्रु क्या करता क्या भाई, यहाँ पे जो लिच्छवी थे इनको भी अपने राज्य में मिला लेता है, लेकिन अभी इसको नहीं मिला पाता है। फिर होता क्या भाई, अजातशत्रु की हत्या कौन कर देता है, इसका पुत्र उदयन करता है। देखिए इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग बहुत व्यवस्थित समझेंगे, थोड़ा सा यहाँ से मैथ से समझ लेते हैं। तो उदयन कर देता है। अच्छा, उदयन ने एक काम और भी बहुत अच्छा किया था, इसने क्या किया कि भाई ये जो यहाँ से गंगा नदी जाती है और यहाँ से आती है सोन नदी, तो इन्हीं के तट पर एक नगर की स्थापना कर दिया था। कौन सा नगर था, पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया, उदयन ने किया था। और क्या किया भाई, यह राजगृह से राजधानी परिवर्तित करके कहाँ ला के कर देता है, पाटलिपुत्रा में स्थापित कर देता है। और देखिए उदयन के 3 लड़के थे, जो एक था नागदशक, और नागदशक जो था इसको विस्थापित कर देता है इसका अमात्य। इसके अमात्य का भाई क्या नाम था, इसके अमात्य का नाम था भाई शिशुनाग। शिशुनाग क्या करता है भाई, इसको विस्थापित कर देता है, इसके बाद स्थापना करता है शिशुनाग वंश की। अब देखिए शिशुनाग के बारे में भाई एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कि यहाँ पे जो अवंती है, शिशुनाग क्या करता है, अवंती को मिला लेता है। तो देखिए इस तरह धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस तरह धीरे धीरे जो मगध साम्राज्य है इसका विस्तार होता चला गया। अब देखिए शिशुनाग के बाद कौन राजा बनता है, इस शिशुनाग के बाद राजा बनता है कालाशोक। अब कालाशोक ने क्या करवाया था, कालाशोक तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसने करवाया था, कालाशोक ने करवाया था। कहाँ पे करवाया था, पाटलिपुत्रा में करवाया था। अभी इन सारी चीज़ों को हम लोग और भी देखते हैं बेहतर ढंग से। अच्छा, अब देखिए कालाशोक के बाद जो है इस वंश का अंतिम शासक होता कौन, नंदीवर्धन। अच्छा, इसके बाद कौन सा वंश आ जाता है, इसके बाद आता है नंदवंश। और जो नंदवंश है, नंदवंश की स्थापना कौन करता है, तो भाई नंदवंश की स्थापना करता है महानंदिन। देखिए यह बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी शासक था। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, इसने उपाधि धारण की थी एक राट की उपाधि धारण की थी। और देखिए इसने किया क्या था भाई, इसने देखिए इसने यहाँ पे जो कलिंग है उड़ीसा के पास, कलिंग को जीत लिया था, और यहाँ पे एक नहर का भी निर्माण करवा दिया था, और यहाँ से जिनसेन की प्रतिमा को उठा कहाँ लाया था, मगध में उठा लाया था। तो देखिए इतने सारे काम इसने किए थे। इसके बाद आते हैं लास्ट में कौन शासक आते हैं भाई, घनानंद। और इन्हीं के दरबार में कौन थे, इन्हीं के दरबार में रहते थे चाणक्य। और चाणक्य से इसका हो जाता है विवाद। ये चाणक्य क्या करता है, क्या अपमान कर देता है। और चाणक्य क्या करते हैं, चाणक्य कहते हैं कि अब हम तुमको बताते हैं। फिर चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से क्या करते हैं, नंद वंश का अंत कराते हैं। इसके बाद कौन से वंश की स्थापना होती है, इसके बाद होती है भाई मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्य वंश की स्थापना। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने मैप की सहायता से इतनी सारी चीज़ों को समझा है। अब देखिए इसके आगे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं चीज़ों को बेहतर ढंग से। तो यहाँ पे देखिए मगध साम्राज्य। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो यही है कि भाई मगध साम्राज्य का उल्लेख कहाँ मिलता है, सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। अब देखिए हर्यक वंश, हर्यक वंश कब से था, 544 बीसी से 412 बीसी तक था। इसका संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार को और किस नाम से जानते थे, श्रोणिक। श्रोणिक नाम से बिंबिसार को जानते थे। और बिंबिसार बौद्ध धर्म का समर्थक था। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पहले समझा है। इसके बाद देखिए इसकी हत्या कौन करता है भाई, इसका पुत्र कर देता है। पुत्र का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु को ही कुड़िक बोलते थे। तो देखिए श्रोणिक किसको बोल रहे हैं, बिंबिसार को, और कुड़िक किसको बोल रहे हैं, अजातशत्रु को। अजातशत्रु का शासनकाल जो था वह था 493 से 61 ईसा पूर्व। अजातशत्रु की माता का क्या नाम था भाई, चेलना। हमने पहले ही बताया कि लिच्छवी राजकुमारी थी चेलना, और इसकी पत्नी का क्या नाम था, वाजिरा पत्नी का नाम था प्रसेनजित की पुत्री थी। अब देखिए इसी समय क्या होता है, इसी समय गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु में, इस मृत्यु के बाद क्या करता है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाता है। कहाँ पे करवाता है, तो राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में। अच्छा, इस बौद्ध संगीति का भाई नेतृत्व किसने किया था, महाकश्यप ने किया था। देखिए इसको हम लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से पढ़ा है जब बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे वहाँ पे। अच्छा, इसी प्रथम बौद्ध संगीति में एक चीज़ और हुआ था। क्या हुआ था भाई, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। इसके बाद होता क्या है, इसके बाद भाई इसकी भी हत्या हो जाती है। अजातशत्रु की भी हत्या कौन करता है, इसका पुत्र कर देता है, उदयन। देखिए इसका नाम उदयन भी आता है, उदयन भी बोलते हैं। अच्छा, उदयन कब से है, 661 से 445 ईसा पूर्व। उदयन किस धर्म को मानने वाला था भाई, जैन धर्म का समर्थक था। अब देखिए उदयन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो काम किया था वो किया था कि भाई
इसने राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र लाया था। और पाटलिपुत्र की इसने स्थापना भी कहाँ थी, कहाँ, गंगा और सोन नदी के तट पर। एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि पाटलिपुत्र इसकी स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने किया था। अच्छा, ये भी पूछता कि राजगीर से पाटलिपुत्र स्थान राजधानी परिवर्तन किसने किया, तो किसने किया था, उदयन ने किया था। अब देखिए उदयन के 3 पुत्र थे, अंतिम पुत्र कौन था, नागदशक। और नागदशक को कौन विस्थापित कर देता है, नागदशक को विस्थापित करता है भाई शिशुनाग। इसके बाद शिशुनाग क्या कर देता है, शिशुनाग वंश की स्थापना कर देता है सीधे सीधे। इसका जो शिशुनाग वंश का शासनकाल है 412 बीसी से 344 बीसी तक। अब देखिए इसके बारे में क्या है कि इसने क्या किया, इसने जो है राजधानी फिर से क्या कर दिया, जो राजधानी पाटलिपुत्र थी उसको फिर से लाया कहाँ पे, वैशाली में लाया। तो देखिए पहले राजधानी कहाँ थी, राजगीर, इसको गिरिव्रज बोलते थे, इसको ही राजगीर भी बोलते थे। यहाँ से आता है पाटलिपुत्र। अब राजधानी कहाँ से, पाटलिपुत्र से कहाँ चली गई, वैशाली चली गई है। किसके शासनकाल में, शिशुनाग के शासनकाल में। इसके बाद देखिए कालाशोक का शासनकाल आता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भाई काकवड़। और इसने क्या किया गया, इसने राजधानी परिवर्तन कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पहले राजधानी कहाँ थी, पहले राजधानी थी राजगृह में, इसके बाद राजधानी आई पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र से राजधानी कहाँ पहुँची, वैशाली में पहुँची। अब वैशाली से राजधानी कहाँ आ गई, फिर से पाटलिपुत्र आ गई है। अब राजधानी पाटलिपुत्र में ही रहेगी। अब जितने भी वंश आएंगे सबकी राजधानी कहाँ पे रहेगी, पाटलिपुत्र में ही रहेगी। तो देखिए यहाँ से राजधानी चली है, यहाँ से फिर यहाँ पे पहुँच गई है फिर से। अच्छा, इसने करवाया क्या था भाई, कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसने करवाया था, कालाशोक ने। कहाँ पे करवाया था, पाटलिपुत्र में ही करवा दिया था, नहीं वैशाली में करवा दिया था इसने, नहीं पाटलिपुत्र में इसने द्वितीय बौद्ध संगीति जो है इसका आयोजन इसने पाटलिपुत्र में ही हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सब्बा कामी की थी, सब्बा कामी ने किया था इसकी अध्यक्षता। और देखिए इसका अंतिम शासक कौन था भाई, नंदीवर्धन। ध्यान दीजिएगा, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन। और इसके बाद किस वंश की स्थापना हो जाता है, इसके बाद होता है भाई महानंदिन स्थापना करता है नंद वंश का। और जो महानंदिन था यह जैन धर्म का समर्थक था। अब देखिए इसने उपाधि किसकी रखी थी, एक राठ व एक छत्र की उपाधि रखी थी। अच्छा, इसको भार्गव भी बोलते थे, परशुराम का अवतार बोलते थे। इसको कहते थे सर्व छत्रांतक, मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला। अच्छा, जो व्याकरणाचार्य पाणिनि थे वे किसके दरबार में थे, इसी के महापदम नंद के दरबार में थे और उसके मित्र थे। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ बातें हैं। वे बातें कौन सी भाई, कलिंग पर अधिकार किसने किया था, महापदम नंद ने। कलिंग में नहर का निर्माण किसने कराया था, महापदम नंद ने। कलिंग से जिन सेन की प्रतिमा को कौन उठा के लाया था, महापदम नंद ने। तो इन तीनों चीज़ों को किसने किया था, महापदम नंद ने किया था। अब देखिए इसके 8 पुत्र थे, जो अंतिम पुत्र था उसका नाम क्या था, उसका नाम था घनानंद। घनानंद जो था यह अंतिम शासक था। और इसी घनानंद के ही टाइम में यहाँ से उत्तर पश्चिम से क्या होता है, सिकंदर का आक्रमण होता है। इधर से सिकंदर आने स्टार्ट कर देता है। और फिर देखिए यहाँ पे दिया गया, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, घनानंद को पराजित करते हैं, इसकी हत्या करते हैं। इसके बाद एक नए साम्राज्य का उदय होता है, नए साम्राज्य की स्थापना होती है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, मौर्य वंश। तो देखिए मौर्य वंश के बारे में हम लोग कल पढ़ते हैं। देखिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। जय हिंद।